गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 बायोलॉजी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आणि जिंदगी का जो है फंडामेंटल आणि प्रारंभिक या यूं कहिए कि बेसिक जो आधार है वो क्या है, इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। यह जो है एक एक करके हमारे वीडियो की कड़ी बढ़ती जा रही है और बढ़ता ही रहेगा। आप लोग यदि चाहते हैं कि हमारे हर एक एक्टिविटी का जो है आप अवलोकन करें, हमारे वीडियो को देखें, तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप जानते हैं या फिर लाइक करने से होता क्या है, एक कलाकार को ताली की गूंज सुनकर जैसे हौसला आता है, मैं भी आपको आपके लाइक्स और सब्सक्राइब को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया बेहतर नॉलेज वाले वीडियो शेयर करने का प्रयास करता रहूँगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे बहुत सारे वीडियोज आप देख चुके हैं। मुझे लगता है कि आपको पसंद आता होगा। हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने में कामयाब हो रहे हैं, तभी इतने ज़्यादा जो हैं लाइक्स और सब्सक्राइब मिल रहे हैं। मैं आगे भी प्रयास करता रहूँगा आपको बेहतर जो है नॉलेज देने का। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है देखेंगे, क्या देखने जा रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये फंडामेंटल यूनिट यानी इकाई है क्या? तो सबसे छोटी इकाई हम कह सकते हैं। सबसे छोटी इकाई किस प्रकार, जैसे यदि कोई बिल्डिंग बनता है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, लेकिन वो क्या है कि एक ही साइज के छोटे छोटे ईंट को जो है परत दर परत जोड़कर अलग अलग कंस्ट्रक्शन, अलग अलग मॉडल से जो है तैयार किए जाते हैं। यानी फंडामेंटल यूनिट क्या हुआ या स्ट्रक्चरल यूनिट क्या हुआ, वो ईंट हुआ। छत की ढलाई होते हैं तो उसमें जो चिप्स होते हैं और सेंट्स होते हैं, सीमेंट्स होते हैं, वे यूनिट हुए, छोटे छोटे जोड़कर जो एक बड़ा सा बनना। ठीक उसी प्रकार कोई भी लिविंग क्रिएचर जब बनता है तो छोटे छोटे यूनिट से बनता है, और जो सबसे छोटा यूनिट है उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे क्या कह सकते हैं, नॉन लिविंग में छोटा यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है, वो क्या होता है, एटम्स होता है। एटम्स मिलकर क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। ठीक है स्टूडेंट। तो ठीक उसी प्रकार लिविंग में जो जब हम लोग यहाँ छोटी छोटी इकाई का बात कर रहे हैं, तो सबसे छोटी इकाई क्या होता है, वो होता है सेल। तो हम लोग सेल पर चर्चा करेंगे। सेल सबसे छोटी इकाई है। आप कह सकते हैं कि एटम्स तो सबसे छोटी इकाई होती है, जी हाँ, लेकिन हम यहाँ लिविंग की बात कर रहे हैं, नॉन लिविंग की नहीं। ये तय है कि यह जो सेल है, सेल जो इकाई है लिविंग का, वह भी बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलकर सेल बनता है। लेकिन यदि हम लिविंग का बात करें, लिविंग थिंग्स का बात करें, तो सबसे छोटी इकाई सेल होता है। तो आज हम लोग सेल के बारे में चर्चा करेंगे। सेल है क्या, तो हमने कुछ लिख रखा है, वीडियो लंबा ना हो इसके लिए। सेल क्या है, इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्टूडेंट्स, यानी जिंदगी में जो है या जीवन में जो है बेसिक स्ट्रक्चरल यानी स्ट्रक्चर खड़ा करने में, उसका स्ट्रक्चर बनाने में, और फंक्शनल या फंक्शनल भी होता है, बहुत सारे एक्टिविटीज को कंप्लीट करता है। यानी जो भी क्रियाकलाप होता है मानव शरीर में या कोई भी क्रिएचर के बॉडी में या प्लांट्स के बॉडी में, उसमें जो है सेल की अहम भूमिका होती है। कैसे स्टूडेंट्स, आज हम लोग उसी की चर्चा पे
आगे बढ़ रहे हैं तो सेल है क्या, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए सेल मेनली इस प्रकार का होता है, ये प्लांट में होता है और ये क्या कह सकते हैं क्रिएचर में, चाहे वो ह्यूमन हो या फिर छोटा सा छोटा इंसेक्ट्स हो, सब में इस प्रकार का सेल होता है। यानी सबसे छोटी जो इकाई है वो इस प्रकार का दिखता है। इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इसके कितने माने टाइप्स होते हैं, ये सब की चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग सेल पर चर्चा कर रहे हैं, तो सेल के बारे में डिटेल जाने। सेल होता क्या स्टूडेंट्स, सेल आप देख रहे हैं ये प्लांट सेल और ये एनिमल सेल। इसमें मेन चीज जो होता है, इसके जो पार्ट्स होते हैं उसको पहले जाने हम। बीच में जो होता है, बीचों बीच आप देखेंगे उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। देखिए इसके सेंटर पॉइंट पे न्यूक्लियस होता और इसके साइड में न्यूक्लियस होता है, लेकिन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस समझ रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो कवर है इसी को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें जो है इन दो प्रकार के लेयर होते हैं, इंटरनल वाला जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और प्लांट सेल में इस पे एक्स्ट्रा कवर होता है जिसको सेल वॉल कहते हैं। हम लोग एक एक करके इसकी चर्चा करेंगे, पहले पार्ट्स देखते हैं और उसके बाद मुख्य रूप से जो होता है साइटोप्लाज्म, यानी ये कवर के अंदर जो होता है वो साइटोप्लाज्म होता है, वह जेली लाइक लिक्विड होता है। जेली यानी गाढ़ा चिपचिपा जो पदार्थ है, उसी प्रकार का लिक्विड इस पे होता है इसके अंदर। किसके अंदर, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके अंदर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, अभी हमने कहा लिक्विड गाढ़ा चिपचिपा जेली टाइप का जो है लिक्विड पदार्थ होता है। स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो है या फिर हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्म में और भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल हम इंट्रो कराना चाहते थे, आपको परिचय कराना चाहते थे सेल होता कैसा है, उस पे मुख्य पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो मैं समझता हूं ये जो मुख्य पार्ट है इसको आप लोग क्लियर कर लिए। नहीं, क्या क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है। प्लांट सेल यदि रहेगा तो उसके ऊपर सेल वॉल रहेगा और बीच में न्यूक्लियस होता है बीच में, और उसके बीच बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीच में होता है साइटोप्लाज्म, जेली टाइप लिक्विड होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो सेल होता है, कितने सेल से जो है स्ट्रक्चर बना होता है, किसका, एनिमल्स का या प्लांट्स का, तो उसका लिमिट नहीं है। जिस प्रकार बिल्डिंग जितना बड़ा होगा उस पे ईंट ज्यादा से ज्यादा संख्या में होगा, ठीक उसी प्रकार उसका बॉडी का स्ट्रक्चर जितना बड़ा होगा उतना ही नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा। मान लिया जाए एक छोटा सा प्लांट है और एक बड़ा सा प्लांट है, तो उसका जो सेल साइज होगा वो इक्वल होगा। सेल का तो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, लेकिन यह जो स्ट्रक्चर है कौन दिया, कैसे दिया, इसके जो हिस्ट्री पर भी थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। सेल का जो सबसे पहले डिस्कवर किया था वो कौन था, रॉबर्ट हुक। कब की कहानी है ये, 1665 की, 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, अपने तरीके से एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था, माइक्रोस्कोप, ठीक है। और उसमें क्या था कि उसने देखा था, क्या देखा था, उसने लिया था कॉर्क क्या होता है, ये टाइप ऑफ बार्क होता है, पेड़ की जो है छाल होती है और उसी से बनता है कॉर्क। तो कॉर्क का बहुत ही पतला काट लिया था, एकदम पतला सा, और उसने माइक्रोस्कोप से देखा था तो क्या देखा था
इसमें छोटे छोटे कमरे नुमा दिखाई पड़ रहे हैं। छोटे छोटे कमरे नुमा जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है, एज लाइक हनीकॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते की जैसा दिख रहा था। तो ये जो एक एक कमरा है या एक एक कंपार्टमेंट है, उसी का नाम रॉबर्ट हुक ने कब 1665 ईस्वी में नाम दिया था सेल। सेल का मतलब ही होता है चेंबर, छोटा कमरा, ठीक है। तो ये छोटा कमरा के लाइक दिख रहा था। तो इसका इतिहास भी आपने जाना। किसने खोज किया था? रॉबर्ट हुक। देखिए इन बातों को आप लोग को केयरली मैंने सुनना होगा, ध्यान देना होगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में इसका डिस्कवर किया था, इन्वेंशन किया था। माइक्रोस्कोप उस समय नहीं था, लेकिन वो अपने तरीके से बनाया था। वो माइक्रोस्कोप का खोज करता नहीं है, लेकिन अपने तरीके से, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास में हम देखते कोई भी चीज छोटा वाला बड़ा दिखता है, ठीक उसी प्रकार उन्होंने अपने तरीके से एक बनाया था सूक्ष्मदर्शी, और उसने देखा था। इसके इतिहास को भी हमने जाना। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक बड़ा सा एनिमल है या बड़ा सा प्लांट है और एक छोटा सा प्लांट है, तो क्या है, दोनों का सेल का जो साइज सेम होगा, नंबर ऑफ सेल ज्यादा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेल कैसा दिखता है, कैसा होता है, इसके बारे में जाना। तो नंबर ऑफ सेल की जहां तक बात है, उसके अकॉर्डिंग जो है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है हम बांट सकते हैं ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ सेल। सेल की जो संख्या होती है उसके अकॉर्डिंग यदि हम बांटेंगे तो ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुपों में बांट सकते हैं। एक है यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर यानी एक सेल से बना हुआ। अब सोचिए कितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा, एक सेल से, केवल मान ली 1 सेल से बना हुआ है। फॉर एग्जांपल कौन होगा? अमीबा होगा, और भी इस तरह के बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत ऐसा है जो यूनिसेलुलर, एक सेल का बना हुआ होता है। यदि बॉडी 1 सेल मेड होगा तो वो यूनिसेलुलर, लेकिन 2 और मोर सेल से, 2 या 2 से अधिक सेल से निर्मित है, बना हुआ बॉडी है, चाहे वह प्लांट्स है या फिर एनिमल है, तो उसको हम मल्टीसेलुलर कहेंगे। स्टूडेंट्स डिफिनेशन बनेगा, याद रहे, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, डिफिनेशन आपको क्लियर करना है। तो यूनिसेलुलर समझ में आ गया, एक सेल से बना हुआ, और मल्टीसेलुलर 2 और मोर सेल, माने जितना भी हो सकता है उसको मल्टीसेलुलर कहते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद जो है हम शेल का जो है, शेल को थोड़ा सा डिटेल जानेंगे, क्योंकि हम सेल ही तो पढ़ रहे हैं। तो शेल को जो है 2 नामों से जाना जाता है, यानी 2 प्रकार के शेल को जो है, शेल को डिवाइड किया। नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग जो है ऑर्गेनिज्म को जो है 2 वर्गों में बांटा था, लेकिन टाइप ऑफ हम सेल पढ़ रहे हैं तो ये मेनली 2 टाइप होते हैं। एक को कहते हैं प्रोकैरियोटिक, और दूसरा है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, ये दोनों में डिफरेंस का है, यह भी एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफी मायने रखता है, महत्वपूर्ण है। प्रोकैरियोटिक नाम से क्लियर है, यह पुराना है, यानी पुराने ढर्रे का जो सेल है उसको प्रोकैरियोटिक कहेंगे, और न्यू स्टाइल का जो सेल है वो यूकैरियोटिक होता है। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स जैसे आपने शेल का कंस्ट्रक्शन अभी देखा ना, ये क्या है, बीच वाला न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, राइबोसोम यानी डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए होता है, और इसको जो है ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल। क्यों? जिस प्रकार ह्यूमन का जो है सारा कंट्रोलिंग जो है बॉडी का दिमाग रखता है, दिमाग कंट्रोल करता है, हाथ आगे नहीं बढ़ाना है, आगे जो है हिट है या खतरा है, पैर आगे नहीं बढ़ाना है, देख रहे हैं हम कांच है तो, या कांटा है या पथरीला है, कीचड़ है, तो ब्रेन कहता है कि पैर आगे मत बढ़ाओ, मतलब कंट्रोल उसी का होता है। आपने देखा होगा एक शराबी शराब पी लिया, माइंड काम नहीं कर रहा है, नाली में भी गिरा हुआ है, क्यों? उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है।
ठीक है, यानी ब्रेन जो है सबको कंट्रोल करता है, बॉडी को। ठीक उसी प्रकार ब्रेन ऑफ द सेल को कंट्रोल करता है कौन? तो न्यूक्लियस। इसमें राइबोसोम होता है जिसको डीएनए के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी फिलहाल हम न्यूक्लियस के बारे में यह जाने कि न्यूक्लियस जो है बीच में राइबोसोम है और उसके अंदर डीएनए है और एक कवर द्वारा पैक है वो, तो उसको जो है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ये जो लेयर है उसको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कह सकते हैं, नहीं कहते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे सेल होते हैं जिसमें सेल का जो मेम्ब्रेन होती है, बाहर वाला जो कवर होता है, मेम्ब्रेन होता है, वो एब्सेंट होता है। अब क्या है, ये फिक्स्ड स्ट्रक्चर का न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलेगा, ये कवर है ही नहीं। तो जैसे तैसे बिखरा हुआ ये जो राइबोसोम है वो जैसे तैसे डीएनए इधर उधर बिखरा हुआ है। तो इस प्रकार का सेल जिसमें न्यूक्लियस का कवर यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है उसको हम लोग कहेंगे प्रोकैरियोटिक। दिमाग लगाइए, थोड़ा सा माइंड को क्लियर करिए, याद रखने का प्रयास करिए। प्रोकैरियोटिक किसको कहते हैं? जिस सेल में न्यूक्लियस का जो है कवर यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट हो तो उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और जिसमें ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अवेलेबल है, प्रेजेंट है, उसको कहते हैं यूकैरियोटिक। तो कब ये नहीं होता है? तो मेनली जब है सेल डिवाइड हो रहा होता है उस समय ये सिचुएशन बन सकता है, या फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके जो है सेल में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होते। अगर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन गायब एब्सेंट है तो उसको प्रोकैरियोटिक कहेंगे, और यदि सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो उसको यूकैरियोटिक कहेंगे। तो स्टूडेंट्स ये बात आप क्लियर हो गया, सेल क्या है, कैसा कंस्ट्रक्शन होता है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आपने जाना, अकॉर्डिंग या बेस ऑफ नंबर ऑफ सेल, यूनिसेल्युलर पढ़ा, मल्टीसेल्युलर पढ़ा, और टाइप ऑफ सेल आपने देखा, क्या प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। स्टूडेंट्स इसके बाद आप जो है आपके बुक में दिया हुआ होगा सेल का जो अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं उसके बारे में आप जानेंगे। जैसे मस्कुलर सेल अलग होता है, ओवम सेल अलग होता है, बोन सेल अलग होता है, उसका कंस्ट्रक्शन, या नर्व सेल जो होता है पेड़ जैसा दिखेगा वो होता है, तो उसके बारे में आप लोग जानेंगे। सेल के बाद हालांकि सेल के बारे में और डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम एक्स्ट्रा बतलाना चाहेंगे। सेल जो है कई सेल मिलकर टिश्यू बनाता है, और टिश्यूओं के मेल से एक एक बॉडी का पार्ट बनता है, और बॉडी का अलग अलग पार्ट मिलाकर एक कंस्ट्रक्शन बनता है। किसका? ऑर्गेनिज्म का, चाहे पेड़ हो या आदमी हो। ठीक है स्टूडेंट्स, और ग्रुप ऑफ सेल जो होता है यानी टाइप ऑफ जो टिश्यू होते हैं अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसलिए अलग अलग का कंस्ट्रक्शन भी होता है। जैसे मसल सेल लंबा लंबा सा होगा, नर्व सेल क्या करता है तो सूचना देता है, सूचना तंत्र का काम करता है। ठीक उसी प्रकार बोन सेल जो है एक स्ट्रक्चर खड़ा करने का काम करता है। सबका अलग अलग है। जैसे जीभ वाला जो सेल होगा या टिश्यू जो होगा वो क्या करता है, टेस्ट को बता देता है, लेकिन ऐसा जो है कान वाला करेगा क्या? कान टेस्ट बताएगा? नहीं, यानी इसका फंक्शन कुछ है, उसका फंक्शन कुछ है। आपने स्टोमेट के बारे में पढ़ा है ना? इसके अंदर जो है विलाई होते हैं, जो भोजन जब डाइजेस्ट होता है तो कुछ उसको अवशोषित करता है, कंज्यूम करता है, ऑब्जर्व करता है ना? लेकिन सबका अलग अलग फंक्शन है कि नहीं? कोई डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है, कोई ब्लड है तो एक जगह से दूसरे जगह मटेरियल्स को ले जाने में काम करता है। तो इसलिए अलग अलग वर्क के अकॉर्डिंग जो है उसका कंस्ट्रक्शन अलग अलग है। स्टूडेंट्स इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल आपने क्या जाना? सबसे छोटी इकाई सेल, ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू, और टिश्यू से कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी,
और टोटल पार्ट्स मिलाकर एक बॉडी का कंस्ट्रक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग न्यूक्लियस के बारे में तो समझे, न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। न्यूक्लियस के बारे में क्या जानेंगे? न्यूक्लियस ये तो ब्रेन है ही, इसके साथ साथ ये सेल फॉर्म करने में जो है ना हेल्प करता है। इसमें मेनली जो है दो प्रकार के क्या कह सकते हैं, दो प्रकार के जो हैं पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। एक होता है रफ यानी खुरदरा और दूसरा होता है स्मूथ। ठीक है, सबका अलग अलग फंक्शन है, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल यह तो जान रहे हैं कि इसमें डीएनए है, डीएनए क्या है इसके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल मैं बतला दूं, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में जो है गुण या कैरेक्टर जो है लेके जाता है, ले जाने वाला कौन होता है? तो डीएनए होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या करता है आप जान रहे हैं, प्रोटीन जो है बनाने में भी काम आता है, और राइबोसोम अभी हम लोग पढ़ेंगे, वो सब को बनाने में ये काम आता है। इसके बाद थोड़ा सा जानते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या है? ये है बाहर वाला, प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं। ये क्या करता है, ये काफी कठोर होता है। अंदर वाला जो है फ्लेक्सिबल होता है, बट बाहर वाला जो है ना कठोर होता है। ठीक है, सेल वॉल। और कह सकते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दो कहलाता है ये। और ये सेमी परमेबल होता है। सेमी परमेबल मतलब थोड़ा बहुत जो है ट्रांसफर करने देता है मटेरियल्स को। तो स्टूडेंट्स, सेल वॉल तो कठोरता देता है, उसके अंदर है क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको जो है ना, इसके थ्रू होता क्या है, एक तो इसको कंस्ट्रक्शन या आकार देने का काम करता है। दूसरा क्या है, ये सेलेक्टिव माने चुने हुए पदार्थों को अंदर जाने देता है और बाहर आने देता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अंदर बाहर कैसे होता है इसको हम लोग जानेंगे थोड़ा सा। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं। तो ये जो बातें हम कह रहे हैं इसको नोट डाउन करके रखे रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बातें यदि भूल जाते हैं तो ये जो है यदि नोट डाउन करके रखे हुए रहेंगे तो ये काम आएगा। अभी हम कह रहे थे सेल मेम्ब्रेन जो है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिव मटेरियल को अंदर जाने देता है। वो किस प्रकार फंक्शन करता है इस पर हम लोग थोड़ा सा लेते हैं। मान लिया जाए क्या कह सकते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एक ये है कोई भी सेल वॉल मान लेते, ये सेल मेम्ब्रेन मान लेते हैं इसको। एक साइड में हाई कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन और दूसरे साइड में लो कॉन्सेंट्रेशन वाला मटेरियल है। ये हाई कॉन्सेंट्रेशन और लो कॉन्सेंट्रेशन है क्या, इसको थोड़ा सा जाने तो ही जो है हम लोग बात समझ में आएगा कैसे ये होता है। इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। ये है क्या, मान लिया जाए इधर दो मटेरियल्स हैं। मान लीजिए वाटर है, सपोज करिए वाटर और साल्ट या शुगर। सॉल्ट ही रखा हुआ है, मान लीजिए सॉल्ट, वाटर और सॉल्ट मिला हुआ पदार्थ है। और इधर भी वाटर और सॉल्ट है, वाटर प्लस सॉल्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि मान लिया जाए
90 भाग 90 या 99 भाग जो है वाटर है और 1 पार्ट जो है 1% जो है सॉल्ट है। 99% वाटर, कुल मिलाकर क्या हो गया 100%। और इधर मान लीजिए वाटर 90% है और 10% सॉल्ट है, सपोज करिए 90%, यह भी 100% है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए हाई कॉन्सेंट्रेशन किसका है और लो कॉन्सेंट्रेशन किसका है, इस बात को समझिए। यहां पर क्या है, सॉल्ट है 1% और यहां सॉल्ट है 10%, तो ये क्या हो गया, हाई कॉन्सेंट्रेशन किसका है, सॉल्ट का। लेकिन यदि वाटर का कहेंगे, वाटर यहाँ क्या है 99 और यहाँ क्या है 90, तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन में आ गया और ये क्या हो गया लो कॉन्सेंट्रेशन में। तो कोई भी मटेरियल को जो है परमेबल मेम्ब्रेन या शेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मान लीजिए ये दीवार है, तो ये क्या इधर से इधर कौन जाएगा, वाटर जाएगा, वाटर जाएगा, वाटर जो है इधर से इधर पार करेगा। और साल्ट जो है, सॉल्ट इधर है ज्यादा और इधर कम है, तो सॉल्ट इधर से इधर जाएगा। यही काम कराता है कौन, शेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा, वो क्या है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, एक ऑस्मोसिस होता है, एक जो इस तरह का जो ट्रांसफरेबल होता है, और दूसरा क्या होता है भाई, डिफ्यूजन। दूसरा होता है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। ये देखिए ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, इस बात को भी थोड़ा सा समझा जाए। ऑस्मोसिस जब वाटर ट्रांसफर करता है, वाटर वन साइड टू अनदर साइड में जाता है, ओनली वाटर। अगर वाटर का ट्रांसफर होता है तो वो कहलाएगा ऑस्मोसिस। लेकिन कोई भी दूसरा और मटेरियल, फॉर एग्जांपल यहाँ साल्ट हो रहा है, मिनरल्स या फिर प्रोटीन वगैरह कुछ भी, माने वाटर को छोड़कर, ठीक है, वाटर को छोड़कर दूसरा कोई भी चीज ट्रांसफर हो रहा है तो उसको डिफ्यूजन कहेंगे। यही डिफरेंस होता है दोनों में। और ये होता क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह बात भी आपने समझा। इसके बाद जो हम लोग जानेंगे थोड़ा सा उसके बारे में भी हम लोग, हाइपरटोनिक का नाम आपने सुना होगा, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का ही तो ट्रांसफर हो रहा है ना, तो इसकी भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें। ये होता क्या है स्टूडेंट्स, इसके बारे में भी हम लोग जाने। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक एक है और दूसरा है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक और दूसरा है, एंड हम कह सकते हैं आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। ये है क्या, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, ये शब्द जो है सॉल्यूशन है। तो ये क्या है, हाइपो का मतलब होता है कम, इसको आप कह सकते हैं कम, ठीक है, यानी लेस, और टोनिक का मतलब होता है, क्या कह सकते हैं, गाढ़ापन या डेंसिटी, गाढ़ापन, ठीक है, और लेस है, और ये अधिक, और ये समान, यानी बराबर, इक्वल। स्टूडेंट्स, इस बात को थोड़ा जानिए, उसके बाद
इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि कम से कम 2 पार्ट बनाने होंगे। ये पार्ट में इतना ही, अगला पार्ट में हम लोग बाकी का बारे में जानेंगे डिटेल। तो हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक मतलब यदि जो सॉल्यूशन है उसमें मटेरियल जो है कम है, यानी जो उसमें घुल रहा है, जैसे वाटर और सॉल्ट को लेते हैं तो यदि सॉल्ट की मात्रा कम है तो गाढ़ा कम होगा ना, या शुगर मिला है, शुगर की मात्रा कम है तो जो सॉल्यूशन होगा वो कम गाढ़ा होगा, तो उसको कहते हैं हाइपोटोनिक। और यदि ज्यादा मात्रा में, कंपैरिजन इसके, अगर ज्यादा मात्रा में चीनी या नमक डाल दिए तो क्या होगा, गाढ़ा जो है ज्यादा हो जाएगा, उसको कहते हैं हाइपरटोनिक। और यदि दोनों में इक्वल इक्वल है तब क्या होगा, आइसोटोनिक। अभी आप जान रहे हैं, यानी ये लो कॉन्सेंट्रेशन में है और ये हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, तो क्या होगा, इससे मटेरियल इसमें जाएगा, ठीक है, हाई से लो की ओर जाता है ना, न कि इससे इधर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, दोनों क्या है, इक्वल इक्वल है, तो दोनों में क्या होगा, कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा मटेरियल। इसका बहुत सारा एग्जांपल्स है, जैसे हम कह सकते हैं, कभी आपने देखा होगा रात को किशमिश को जो है पानी में छोड़ दिया, वो दिन में सुबह होते होते जो है साइज उसका बड़ा हो गया, तो इसका मतलब क्या, वाटर जो है बाहर से अंदर की ओर चला गया। ठीक इसी प्रकार यदि कोई, माने क्या कह सकते हैं, लिक्विड वाला पदार्थ है जिसके अंदर लिक्विड जेली भरा हुआ है, नमक के घोल में डाल दो तो वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, यानी वाटर का क्या हुआ, अंदर से बाहर आ गया। बहुत तरह का ऐसा उदाहरण मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर, बढ़िया से पढ़े और हमारा वीडियो का जो है ज्यादा से ज्यादा जो है लाभ उठाए और शेयर जरूर करें, ताकि हर एक जो है ऐसे क्षेत्र के बच्चे को भी जो है वीडियो मिल सके जो दुर्लभ क्षेत्र में है। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय, ओके।